दोस्तों, यमन के हूतीस की एक अलग ही धुन है। ये अपनी अलग ही धुन में रहते हैं, किसी की नहीं सुनते। कब कौन सा कांड कर दे, कौन सी बड़ी बात बोल दें, किसी को पता नहीं रहता है। और कुछ ऐसी बातें ये लोग बोलते हैं जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। कैसे कैसे कारनामे इन्होंने समुद्र के अंदर बैठकर किए हैं, आप सब लोगों ने देखे हैं। बड़े कमाल के लोग हैं यार ये। इनकी बात बहुत आराम से आगे करेंगे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐलान भी किए हैं और साथ ही साथ एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी और दुनिया भी हैरान रह गई कि हूतीस कर क्या रहे हैं। छोटे से हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। हूतीस की बात करने से पहले आपके सामने नेतन्याहू की एक खबर रखना चाहता हूं। नेतन्याहू सीज फायर के लिए राजी हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो कैदी हमास के कब्जे में है इजराइल के, उनकी फैमिली के सामने। आपको लगातार मैं बता रहा हूं कि इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। खासकर जो बंधकों की फैमिली हैं, जो बंधक हमास के कब्जे में हैं, वो बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमास ने शर्तें रखी हैं कि आप सीज फायर कर दें परमानेंट वाला और अपनी सेना को वापस ले लें, हम बंधकों को छोड़ देंगे। इसको लेकर इजराइल के अंदर एक सर्वे भी हुआ जिसमें 53% लोग ये मानते हैं कि नेतन्याहू को हमास की बात मान लेनी चाहिए। 37% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमास की बात नहीं माननी चाहिए। 13% लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता। फिलहाल इजराइल की ज्यादातर जनता यही मानती है कि सीज फायर हो, परमानेंट वाला हो और हमारे बंधक वापस आए। बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है नेतन्याहू के ऊपर, सारी बातें आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब ऐसे में नेतन्याहू ने हमास के कब्जे में जो बंधक हैं उनके परिवार वालों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद थोड़े से आंसू वासू बहाए और कहा कि देखिए, मैं तैयार हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीज फायर होने के बाद हमारे बंधक वापस आ जाएंगे तो मैं सीज फायर करने के लिए तैयार हूं, हमास की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मैं हमास की शर्तें मान लेता हूं तो उन शर्तों को मानने के लिए मुझे एक अंतरराष्ट्रीय समझौते पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। इस युद्ध को खत्म करने के बाद जो रेखा खींची जाएगी, उस रेखा को खींचने के बाद मुझे एक हस्ताक्षर करना पड़ेंगे, सिग्नेचर करना पड़ेंगे और उसके बाद कभी भी मैं उन सिग्नेचर को तोड़ नहीं सकता। कभी भी उस इंटरनेशनल समझौते को तोड़कर मैं गाजा पर या हमास के ऊपर हमले नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि मैं हमास की शर्तें मान लूं तो मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन मैं कभी भी हमले हमास के ऊपर नहीं कर पाऊंगा। इसका मकसद आप लोग समझ रहे हैं, ये कभी परमानेंट सीजफायर करेगा ही नहीं जब तक ये कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसलिए 2 महीने का जो प्रस्ताव रखा हमास के सामने कि हम 2 महीने का सीज फायर कर रहे हैं, बंधकों को छोड़ दो, ये 2 महीने का सीज फायर भी नहीं मानता। जैसे ही बंधक वापस आते हैं ये पहले ही हमला कर देता। चलिए 2 महीने मान भी लेता, लेकिन 2 महीने के बाद फिर ये हमला करता गाजा के ऊपर। इसलिए हमास ने इसके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। फिलहाल फैमिलीज के सामने ये दिखा रहा है कि मैं राजी हूं। ऊपर से ये भी विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि देखिए, अगर मैं राजी हो जाता हूं तो फिर हम कभी भी हमास के ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे और हमारी सुरक्षा को इससे खतरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल समझौता होगा, उस पर मुझे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। यमन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हूतीज ने इजराइल के प्रस्ताव के बाद अपना एक नया प्रस्ताव यूरोपीय यूनियन में पेश कर दिया है। आपको बता चुका हूं कि इजराइल ने यूरोपीय यूनियन के सामने एक प्रस्ताव रखा कि देखिए, हम एक आर्टिफिशियल द्वीप फिलिस्तीनियों के लिए बनाएंगे समुद्र में और सारे फिलिस्तीनी वहां पर जाकर बस जाएंगे। यह प्रस्ताव रखा, इसके बारे में मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अब इजराइल के इस प्रस्ताव के बाद यमन के हूतीज ने भी यूरोपीय यूनियन के सामने एक प्रस्ताव पेश कर दिया और उस प्रस्ताव में कहा गया कि हम यमन के हूतीज इजराइल के लिए समुद्र में एक अलग द्वीप बनाना चाहते हैं। हम इजराइल के लिए समुद्र में एक अलग द्वीप बनाएंगे और इजराइल के लोग वहां पर जाकर बस जाएं, फिलिस्तीन को छोड़ जाएं। हम द्वीप बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह प्रस्ताव यूरोपीय यूनियन में हूतीज की तरफ से रखा गया। तो जैसे को तैसा यमन के हूतीज कर रहे हैं। जैसे अमेरिका ने इन लोगों को आतंकी ग्रुप घोषित किया, इन्होंने लौटकर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल को ही आतंकी संगठन कहकर इन पर प्रतिबंध लगा दिया। बाकायदा संसद में बैठकर यह बात हुई है। तो ये जैसे को तैसा यमन के हूतीज कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। बड़े बड़े मुस्लिम हुक्मरानों की तरह चुप बैठकर तमाशा तो नहीं देख रहे हैं। फिलहाल हूतीज खामोश बैठने वाले नहीं है। इन लोगों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है और हो सकता है ये एक बड़ी जंग लड़ें इजराइल और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों से। हूतीज की तरफ से ऐलान किया गया कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी यमन के अंदर हैं, वो अधिकारी जल्द से जल्द यमन को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। हूतीज के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, ये लोग किसी की जान नहीं लेते हैं। जितने भी अटैक इन्होंने समुद्र के अंदर किए हैं, अभी तक इसमें एक की भी जान नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ ये माल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
वहीं अमेरिका ने रात इराक के अंदर कताइब हिजबुल्लाह नाम के संगठन पर कई सारे हवाई हमले किए हैं। यह कताइब हिजबुल्लाह जो संगठन है, इसको ईरान का समर्थन मिलता है। यह संगठन लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर इराक और सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। अभी जो 2 दिन पहले हमला हुआ था सीरिया के अंदर, वो भी इसी संगठन ने किया था, जिसमें 70 अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे और तकरीबन 4-5 सैनिकों की मौत भी हुई थी। तो अमेरिका ने कहा है कि हमने अपनी आत्मरक्षा में इन हमलों को किया है, क्योंकि हम अपने हर एक सैनिक की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अमेरिका ने कताइब हिजबुल्लाह के ऊपर यह जो हमला किया है, इस हमले के बाद अब इस संगठन की तरफ से बयान आया है कि भूमध्य सागर के अंदर अब हम भी इजराइल जाने वाले हर एक जहाज को पकड़ेंगे, साथ ही साथ इजराइल की सारी बंदरगाहों को भी हम टारगेट करेंगे। इराक से जो मिसाइल वगैरह छोड़ी जाती है वो हाइफा तक पहुंच जाती है और कई बार इराक की तरफ से हाइफा बंदरगाह पर मिसाइलें छोड़ी भी गई हैं। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि हम हुतीज के साथ युद्ध में नहीं है और युद्ध में जाने का कोई इरादा भी नहीं है। हम यमन के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हम हूतियों को जवाबदेह ठहराने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ, ये जब हमले करते हैं तो ये कहते हैं कि हम अपनी आत्मरक्षा में हमले कर रहे हैं, लेकिन अगर हूतीज या कोई और हमले करता है तो उनको आतंकी बता दिया जाता है। बड़ी खबर आ रही है कि स्वीडन अब नाटो का सदस्य बन चुका है। काफी लंबे टाइम से तुर्की बीच में अटका हुआ था। तुर्की स्वीडन को नाटो का सदस्य नहीं बनने दे रहा था, लेकिन अब तुर्की राजी हो चुका है और अब स्वीडन ने नाटो की सदस्यता ले ली है। वहीं दोस्तों, तुर्की के हैकरों ने इजराइल के अंदर सारे सिनेमा घरों को हैक कर लिया। वहां पर जो स्क्रीन वगैरह लगी हुई थी, उन सारी स्क्रीन को तुर्की के हैकरों ने हैक कर लिया और वहां पर एक मैसेज चलाया। मैसेज में लिखा था कि मूर्ख यहूदियों, तुम सभी आतंकवादी हत्यारे हो, तुम कायर हो, तुम गाजा में मारे गए सैकड़ों निर्दोष बच्चों की जिम्मेदारी लोगे। हम तुम्हें कभी शांति भी नहीं देंगे आपकी फिल्म थिएटरों में। जब तक आप नरसंहार के अपने कृत्यों को बंद नहीं करेंगे, हम आप सभी को खत्म कर देंगे। तब तक हम आपके इंटरनेट एक्सेस और ई बैंकिंग को प्रतिबंधित करेंगे। अल्लाह हमारे साथ है। तुर्की के हैकर्स ने सारी स्क्रीन को हैक करने के बाद इस तरह का एक धमकी भरा मैसेज यहूदियों के सामने रखा है कि आगे भी हम इस तरह की चीजें करते रहेंगे। वहीं फ्रांस की तरफ से एक बयान आया है। फ्रांस ने कहा है कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। यानी गाजा को एक बार फिर से बसाने के लिए जो इजराइल ने बमबारी करके सारी मंजिलों को, सारी इमारतों को तबाह कर दिया है, उनको बसाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये फ्रांस कह रहा है। यार, इन लोगों का दोगलापन समझ नहीं आता है। एक तरफ ये इजराइल की मदद भी किए जा रहे हैं, हथियार भी भेजे जा रहे हैं गाजा को उजाड़ने के लिए, दूसरी साइड इनकी तरफ से ऐसे बयान भी आते रहते हैं। कुछ समझ नहीं आता ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा कि देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी गाजा और वेस्ट बैंक में कत्लेआम को रोकने में नाकाम है। गाजा युद्ध का मैदान है जहां इजराइल के प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक करियर को बढ़ाने के लिए, नागरिकों को मारने के लिए सैन्य अभियान का आदेश देते हैं। दोस्तों, इन लोगों की बातों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तुर्की जैसे देश इंटरनेशनल कम्युनिटी से लगातार गुहार लगा रहे हैं जब से जंग शुरू हुई है कि आप आगे आओ और इस जंग को रोको, ये करो, वो करो, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? अंदर अंदर सारा बिजनेस चल रहा है। अरे, तेल ही रोक देते जो इजराइल अपने टैंकों में, अपने लड़ाकू विमानों में डालता है, तब भी इजराइल थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन तेल अभी भी आ रहा है। 40% तेल आ रहा है तुर्की से होता हुआ। अमेरिका यमन के ऊपर जो हमले कर रहा है उसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी भी दी है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हमने अमेरिका से कहा है कि यमन पर उसके हमले एक रणनीतिक गलती है। गार्जियन से लेकर स्काई न्यूज तक लिखा जा रहा है कि हुतीज पर हमला करके अमेरिका जाल में फंस रहा है। यमनवासी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, उनके पास इतना दम है, साथ ही साथ बड़े बड़े हवाई हमलों से बचने का भी उनके पास एक्सपीरियंस है। फिलहाल इस वक्त की ये कुछ लेटेस्ट खबरें थी जो आपके सामने रखी। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और नया खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।